16 कराटे स्किल। अब आगे अमित सर, आपको तो बॉस के पास से होना चाहिए। हाँ, मुझे बॉस के पास होना चाहिए। आप तो जानती है बॉस को अकेले फाइट करना पसंद है। हमें दूर से ही उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। मैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कमांडो को छोड़ आया हूँ, अमित ने बताया। फिर भी आपको उनके साथ होना चाहिए था, रूही ने कहा अंडरस्को। लेकिन बॉस ने ही मुझे आपके पास भेजा है। ओके, रूही ने कहा अंडरस्को। तभी अचानक फायरिंग की आवाज आती है। वो लोग एकदम शतरग हो जाते हैं। क्या आप लोग ठीक हो? अमित ने पूछा। हाँ, हम ठीक है। मीरा की टीम। अमित ने उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया था, उसी एक पल में ही 4 आतंकी को धराशायी भी कर दिया। आयुओ के थम्स अप का चिन्ह, यस सर। खून। हाँ, हम ठीक है। इधर ईवा अपने कराटे स्किल से एक एक करके आतंकवादियों को ढेर कर रही थी। साथ में अपनी गन भी यूज कर रही थी। गन की आवाज साइलेंट थी, जिससे आवाज नहीं आ रही थी। गन भी सिर्फ ईवा के हर मोमेंट को समझ रही थी। उसे बनाया ही ईवा के इशारों को समझने के लिए। वो अपना काम कर रही थी। आतंकियों को मोती के घाट उतार रही थी। इधर आतंकियों का लीडर घूम घूम कर अपने चारों तरफ देख रहा था और गुस्से में बौखला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। पल भर में ही बाजी पलट गई थी और न ही वो किसी को ऑर्डर दे पा रहा था। अब मॉल इतना बड़ा है, वो उसके चारों तरफ आदमी फैले हुए हैं जो उन्हें कुछ समझा सके। उसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसका वायरलेस वॉकी टॉकी गलती से उसके चीखने से कहीं दूर जाकर गिर गया। फिर भी वो चिल्ला रहा था। तभी अपने प्राइवेट रूम के शीशे से विक्रम और जीवेश ये नज़ारा देख रहे हैं। एक एक करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं। वो देखकर हैरान थे, ये सोचने पर मजबूर थे, ये कौन है जो इन आतंकवादियों को मार रहे हैं। विक्रम को इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा है कि वो लोग खुद से मॉल को बचा नहीं पा रहे हैं। अब वो मजबूर हैं, वो सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। कोई और उन्हें बचा रहा है। उन लोगों ने उनको बॉडीगार्ड सहित विक्रम और जीवेश को उस रूम को लॉक कर दिया था। डोर हाईटेक्निक से बना था, वो टूट भी नहीं सकता था। इस रूम की ऊंचाई इतनी थी वो शीशा तोड़कर भी नहीं आ सकते। वो सिर्फ देख सकते थे, कर कुछ नहीं सकते थे। दरअसल जब विक्रम ने और जीवेश ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर आतंकियों से निपटने का जब प्लान बना रहे थे, तब विक्रम ने ये नहीं सोचा था टेररिस्ट उनको लॉक कर देंगे। अब विक्रम, जीवेश और उसके बॉडीगार्ड कुछ नहीं कर सकते थे। विक्रम ऊपर से देख रहा था। आज वो अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वो सोचता है क्या फायदा इतना पैसा होने का, और ऊपर से उदयपुर का राजकुमार होने और इतने सिपाही और बॉडीगार्ड होने पर। फिर भी, मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। शर्मिंदा हूँ और गॉड किस सिचुएशन में मुझे डाल दिया है, जिससे मैं किसी भी प्रकार से मॉल की पब्लिक की सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। शेम ऑन मी, लानत है मुझ पर। फिर वो ऊपर से देखते हुए अचानक एक लड़की 2 आतंकियों पर अपने हाई स्किल कराटों से एक ही बार से उन्हें पटक पटक कर मार रही है। वो उन्हें दूसरी बार उठने तक का कोई मौका भी नहीं दे रही है। फिर अपनी बंदूक से भी मौत के हवाले कर रही है। जैसे ही वो उन आदमियों को मार कर हट रही है, अचानक उसका पैर किसी से टकरा गया, जिससे उसका मास्क हट गया। विक्रम उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की, ओ गॉड, वो भी इतनी पतली दुबली लड़की, लंबी सी दूध से भी ज्यादा गोरी, सूरजमुखी की तरह चमक रही थी। विक्रम उसे देखता ही रह गया। उस लड़की ने तुरंत उस मास्क को लगा लिया। उसे सिर्फ विक्रम ने ही देख पाया था, जीवेश ने नहीं, क्योंकि जीवेश की नज़र दूसरी तरफ थी। वो लड़की और कोई नहीं, ईवा थी। अब इस कहानी की हीरोइन है, तो जाहिर सी बात है, विक्रम की नज़र तो उस पर पड़नी ही थी। इस कहानी के हीरो विक्रम को एक झलक ईवा की दिखाना जरूरी था। विक्रम उसे देखकर सरप्राइज था। उस लड़की की फाइट स्किल, उसके फास्ट मूवमेंट्स जो बड़े बड़े फाइटर्स को भी अचंभित कर दे, जिनमें से वो खुद भी एक बड़ा फाइटर और जीवेश भी, वो विक्रम का असिस्टेंट होने के साथ बहुत बड़ा फाइटर भी था, जो विक्रम का पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। वो अपनी सोच से बाहर आता है, तब तक वो लड़की उस जगह से गायब हो जाती है। अब तक ईवा की टीम ने पलक झपकते ही लगभग सभी टेररिस्ट को मार दिया था। ये नज़ारा सभी देख रहे थे। रौनक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होकर देख रहा था और समझने की भी कोशिश कर रहा था कि ये कौन है। तभी उसके सामने मीरा आ जाती है। वो उसके हाव भाव से समझने की कोशिश करता है। ये लड़की कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे आज ही मिला हूँ, बहुत करीब होकर, और इससे बात भी की है। दरअसल रौनक की इम्यूनिटी बहुत तेज है, वो चीज़ों को और इंसानी खुशबू को जल्दी पहचान लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे इस मास्क के अंदर मीरा है। मीरा ने पलक झपकते ही एक आतंकी अटक करने वाला था,
पीछे से मीरा से पहले रूही ने उसे मार दिया, इस तरह बाकी को भी मास्क वाली टीम ने मार दिया। अब कुछ ही आतंकी रह गए थे जो उस लीडर के साथ थे। पलक झपकते ही ईवा उस लीडर के सामने आ गई और बोली, क्यों, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? ईवा ने कहा, ऐसे चिल्लाने से तुम्हारे साथी नहीं आएंगे। पता है क्यों? उसके नजदीक लीडर के कान में बोली, बहुत धीमी और गुस्से में, क्योंकि हमने सबको मार डाला। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये बाहरे आदमी बचे हैं। कहो कैसे मरना पसंद करोगे, फाइट करके या गोली खाकर? वैसे मुझे तुम्हें गोली मारने में मजा नहीं आएगा। अब लीडर चुप हो गया था। वो अपने चारों तरफ देखता है। सभी लाशें लाकर उसकी तरफ पटक कर उसके पास पटक रहे हैं। वो गुस्से में देखता है और बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया है। तुमने मेरा पूरा प्लान बिगाड़ दिया और तुमने मेरे पूरे 190 आदमी मार दिए। यकीन नहीं हो रहा है, इतने बड़े लेशदार हथियारों के साथ हमने उन हथियारों से बड़ी जंग जीती है और कई देशों में हमने अपनी बात मनवाई है। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। हथियार सहित तुमने मेरे आदमियों को 15 से 20 मिनट में मार दिया, जो मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं। मेरे साथियों को तो तुमने मार डाला, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा 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 हा। ईवा हंसने लगी, तुम मुझे मारोगे? कैसे? चलो ठीक है, मैंने तुमसे पूछा था कैसे मरना पसंद करोगे, फाइट से या गोली से? लीडर, मैं तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगा। तुम एक अदनी सी और पिद्दी सी लड़की हो जो मेरे एक हाथ से मसल जाओगी। तुम पानी भी नहीं पी पाओगी। लीडर बहुत ही गुस्से में बोला, ठीक है, बकबक बाद में, पहले हाथ तो लगा कर दिखाओ। अब तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों को भी ये जानकारी मिल चुकी थी, क्योंकि पूरे देश और विदेशों में भी इस मॉल का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। इस नज़ारे को पूरा देश देख रहा था, किस तरह मास्कधारियों ने सभी आतंकियों को मार डाला, जो बहुत ही खुशी की बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे मॉल में भगवान ने देवता भेजे हो और उन्हें ब्लैक मास्ककारी सभी देवता नजर आ रहे हो। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। 17 रक्षक। अब आगे। अब ईवा और आतंकियों का लीडर आमने सामने खड़े थे। अमित ने उस लीडर के बचे हुए आदमियों को अपनी कैद में कर लिया था और उनसे उनके हथियार भी छीन लिए। उन दोनों की फाइट को मॉल के जितने भी लोग थे बहुत ही एक्साइटेड होकर देख रहे थे। सभी के मुंह में एक ही बात थी, क्या ये एक अदनी सी पतली दुबली लड़की जिसका चेहरा छिपा हुआ है, वो आतंकियों के लीडर से लड़ पाएगी? वहीं आपस में बात करते हुए कुछ भी हो सकता है यहाँ। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले सभी की आंखों में डर और खौफ था, वहां अब एक मुस्कुराहट ने जगह ले ली। मॉल के लोगों का अब डर खत्म हो गया था। अब उनके सामने आतंकियों की लाशों का ढेर बीच माहौल में पड़े थे। बच्चों ने तो पहले ही रो रो कर सिसक रहे थे, उन्हें प्यार से चुप करवाया गया। उधर ऊपर अपने रूम से विक्रम, जीवेश और उसके बॉडीगार्ड भी नीचे ईवा और लीडर की फाइट को एक्साइटेड होकर देख रहे थे। विक्रम अपने मन में, क्या है ये लड़की, आई कांट बिलीव मी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बस वो उस लड़की को एक टकटकी नजरों से देख रहा है। जीवेश, विक्रम सर, कौन है ये? हाथों में ग्लव्स, चेहरे पर आधा मुंह छिपा हुआ है और एक खतरनाक टेररिस्ट से लड़ने को खड़ी है जो एक पल में हजारों को एक ही झटके में गोलियों से भूनकर मार देता हो। उससे लड़ने चली है। इसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। ये खतरनाक आदमी इसे एक ही बार में मार देगा। तुम अभी कुछ मत बोलो, सिर्फ नीचे उस नज़ारे को देखो, फिर अपनी राय देना, विक्रम ने जीवेश को समझाया। अब जीवेश चुप होकर नीचे देखने लगा। उस फाइट को देखते ही अपनी आंखें मसलने लगा। अब विक्रम एक नज़र जीवेश की तरफ देखने लगा। जीवेश भी विक्रम को अपनी आंखें फाड़कर देख रहा हो और अपने मन में, क्या है ये? इधर नीचे जैसे ही लीडर ने अपना हाथ उठाया मारने के लिए, ईवा ने तुरंत झुककर उसका हाथ पकड़कर फाइट स्किल में नीचे लेकर लीडर को पटक देती है। उसके इस नज़ारे को देखकर सभी शौक हो जाते हैं। लीडर जमीन से तुरंत उठता है। वो दोबारा हाथ लगाता है। ईवा पीछे की तरफ हो जाती है। लीडर के हाथ हवा में रह जाते हैं। उसी वक्त ईवा अपनी दाईं टांग उछाल उसे मारती है। लीडर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ से अपने मुंह से खून पोंछता है। तभी वहां पुलिस के साथ में सभी प्रशासनिक अधिकारी भी आ जाते हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी मॉल के अंदर आ जाते हैं। तभी सबकी निगाहें मॉल के अंदर जो फाइट चल रही थी उसे एक टक किसी मूर्ति की तरह खड़े होकर देख रहे थे। लीडर गुस्से में लगातार उसे मारने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे छू भी नहीं पा रहा था। वो हैरान हो रहा था अपने मन में, ये लड़की ही है या कोई जादूगर? एक भी मेरा बार नहीं लग रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ।
मैंने हजारों को गोलियों से भून कर मार डाला है। एक साथ 15-20 आदमियों को अकेले हैंडल किया है। और अब मैं इस लड़की को हाथ भी नहीं लगा पा रहा हूँ। अब ये तो मेरी मर्दानगी को भी चैलेंज कर रही है। मैं अपने कुनबे के क्या मुंह दिखाऊंगा। वो ये सोच ही रहा था। ईवा का उसे एक बार और लगा। जीवेश सर, ऐसा लग रहा है ये लड़की नहीं कोई फरिश्ता हो, जो इतनी अच्छी इसकी फाइटिंग स्किल है। ओ गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बॉडीगार्ड भी अचंभित थे। सब एक दूसरे की शक्ल देखकर फिर वापस अपनी आंखें फाड़कर नीचे फाइटिंग देख रहे हैं। मीरा और रूही के बराबर में रौनक खड़ा अपनी आंखों को मसलते हुए मुंह फाड़कर देख रहा था ये नज़ारा। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो इस दुनिया में ही ना हो। रौनक अपना मुंह फाड़े खड़ा देख रहा था। मीरा अब तक अपने वापस उसी गेटेड रूप में आ गई थी, जो आज सुबह कॉलेज में थी। और रौनक के बराबर में आकर खड़ी होकर बोली, अपना मुंह तो बंद कर लो, नहीं तो ढेर सारी मक्खियां घुस जाएंगी। उसने अपना मुंह बंद किया। अचानक मीरा की आवाज सुनकर उसकी तरफ घुमा। उसकी तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ कब आए? ये लो, मैं तो यहाँ कब से हूँ। अब तुम्हारी ही नज़र मुझ पर नहीं पड़ी तो इसमें मैं क्या करूँ? मीरा बोली, जहाँ तक मुझे पता है तुम यहाँ नहीं थी, रौनक ने जवाब दिया। वैसे दीपेश और जोगिंदर नजर नहीं आ रहे हैं? मीरा ने पूछा। नहीं, वो नहीं आए, रौनक ने बताया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, रौनक बोला। ठीक है, मीरा ने जवाब दिया। रौनक फाइटिंग देखने लगा। अब तक सारंग को भी पता चल चुका था इंटरनेट के जरिए मॉल में क्या हो रहा है। वो मनीषा के लिए सोचने लगा। वो ठीक तो होगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा अंडरस्को। दीपेश और जोगिंदर भी रौनक के लिए फिक्र कर रहे थे। दीपेश को इतना तो पता था मॉल में मीरा नहीं गई है, उसे यह नहीं पता था कि मीरा भी वहां पहुंच गई है। ईवा जब लीडर से फाइट कर रही थी, वहां पुलिस प्रशासन ने उसे रोकना चाहा। तभी वहां उनके पास अमित आ गया। नन्ना कमिश्नर साहब, ऐसे गलती बिल्कुल न करना, उन्हें रोककर हमारे बॉस नाराज हो जाएंगी। ये जो आप इन आतंकियों की लाशें देख रहे हो ना, ये सब इनके ऑर्डर से ही हमने ये 15 मिनट में हमने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। जब तक वो अपनी फाइट स्किल में सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो उसे नहीं छोड़ेगी। अभी आप 1 मिनट और रुक जाइए, वो लीडर को और जो बचे हुए आतंकी है वो आपको अपने आप सौंप देगी। अमित बोला, अंडरस्को। कमिश्नर साहब, वैसे आप लोग हो कौन? अमित, हम कौन है? बस ये समझ लीजिए, हम देश के रक्षक हैं, जहां आपकी सरकार अपनी सेना और पुलिस को देर से पहुंचाती है, और हम वहां उससे पहले पहुंचकर दुश्मनों को मिटा देते हैं। कमिश्नर साहब, पर ये तो इल्लीगल है, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। माना आपने अपने देश पर आतंकियों को मारकर एहसान किया है, अब आप अपने बॉस से कहिए वो हमें लीडर सौंप दें, जिससे हम आगे की कार्रवाई कर सके। कमिश्नर साहब, हम अपने बॉस के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते। इधर ऋचा, अंजलि, रीमा और रैना भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। मनीषा और उसकी सहेली भी अपनी आंखें मसल मसल कर देख रही थी। डर तो सबका कब का खत्म हो गया था। इधर ईवा उसके वारों को रोक रही थी। ईवा के शरीर पर एक भी निशान नहीं थे, जबकि लीडर का बुरा हाल हो गया था। जब बहुत देर हो गई, ईवा ने अपना कुंग फू वाले बार से एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया। बस उसके अंदर सांस चल रही थी, शरीर से बेजान हो गया। जब लीडर नीचे गिर गया, कमिश्नर साहब ने अपनी टीम को इशारा करके उसे और उसके बाकी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईवा ने देखा उसकी तरफ पुलिस आ रही है। पलक झपकते ही सबकी नजरों से वो ओझल हो गई, किसी की भी निगाहों में न सकी। ईवा ने अमित को इशारा किया। अमित भी अपने सभी साथियों के साथ उसी वक्त ओझल हो गया। कमिश्नर ने लीडर और बचे हुए आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था। फिर कमिश्नर ने भीड़ में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। अब कहीं भी ब्लैक मास्कधारी नजर नहीं आए, जैसे वो जादू से गायब हो गए। ये जितना भी मारधाड़ गोलीबारी चली सिर्फ आधा घंटे में हुआ। कुछ ही देर में उसी मॉल की भीड़ में रूही और ईवा नजर आई। उन दोनों को रौनक ने देख लिया। वो तुरंत जल्दी से उनके पास आया और उसने ईवा को गले लगा लिया। आर यू ओके बोथ? तुम दोनों कहाँ चली गई थी? ईवा और रूही भी अचानक हुए इस इंसिडेंट अपने आप से शोक में चली। तुम मुझे से बात करते करते एकदम गायब हो गई। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। 18 ब्लैक मास्कधारी। अब आगे। जैसे ही रौनक ने ईवा को अपने गले लगाया, वो दोनों चौंक गई। रौनक में कितना डर गया था। थैंक गॉड, तुम बिल्कुल सही सलामत हो। वैसे तुम दोनों कहाँ चली गई थी? मैंने तुम दोनों को अपनी आंखों से चारों तरफ देखा था, तुम मुझे कहीं नहीं देखी।
मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहा था। मुझे भीड़ ने रोक दिया। फिर मुझे भीड़ की वजह से तुम कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से इन आतंकवादियों ने हमें कैद करके हमारे फोन भी छीन लिए थे, जिससे कोई भी किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। कूल डाउन रौनक, हम बिल्कुल ठीक है। हम दोनों इसी भीड़ के पीछे छिपे हुए थे। हम भी बहुत डर गए थे। डर की वजह से हम दोनों बाहर नहीं आई। वैसे एक बात बताओ, तुम हमें कब से ढूंढने लगे? कल तो तुम्हारे दोस्त हमें क्लास में हमें हमारी सीट पर नहीं बैठने दे रहे थे। और आज भी तुम हमें बात करना तो दूर, तुम हमें देखना भी पसंद नहीं करते। और आज तुमने हमें इस तरह से हक कर लिया। मैं पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों? रूही ने सवाल किया। रौनक अपनी नज़रें चुराने लगा और फिर कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ मॉल में अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी वेयर और अपनी कुछ निजी चीज़ें खरीदने आया था। और हम लोगों ने खरीद भी लिया था। तब तक हम लोगों को टेररिस्ट ने कैद कर लिया। जब तुम दोनों उस वक्त बात कर रही थी, तुम दोनों बात करते करते कहाँ गायब हो गई? ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाता। मैं भी तुम्हें न पाकर घबरा गया। आखिर तुम मेरी क्लासमेट हो। ओह, हम तुम्हारी क्लासमेट है, बहुत जल्दी याद आ गया। तुम्हें कल तो बिल्कुल याद नहीं था जब दीपेश हमें परेशान कर रहा था। अब रूही बोली, अब ये बातें छोड़ो, ये बातें बाद में भी होती रहेगी। बस तुम सही सलामत हो, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। रौनक बोला। वहीं पुलिस अधीक्षक, कमिश्नर, सभी बड़े बड़े नेता और मॉल के लोग चारों तरफ मॉल को देख रहे थे। ये अचानक ब्लैक मास्क धारी कहाँ गायब हो गए? सभी हैरान और परेशान थे। सभी आपस में बात करने लगे, ये सभी अचानक कैसे गायब हो गए? अब तक लाइव टेलीकास्ट रोक दिया गया था। टेररिस्ट के लीडर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। कमिश्नर साहब ने सभी सीसीटीवी की फुटेज चेक करने के लिए आदेश दे दिए थे। इस बात की सभी को बहुत खुशी थी। किसी को भी एक खरोंच तक नहीं आई। सभी सही सलामत थे। भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उन चमत्कार ब्लैक मास्क धारियों ने उन्हें बचा ली गया। अगर वो लोग वहां नहीं आए होते तो हमारा क्या होता? वो कम से कम 200 के करीब थे। कितने सारे हथियार, साथ में उनके बैग भी जिनमें मालूम चल रहा था उनमें बम होंगे। हमें तो आज ये महसूस हो रहा था, जिस तरह 9 नवंबर 2008 को ओबराय होटल मुंबई में कुछ ही पल में सारे होटल के लोगों को मार दिया गया था। कहीं वह हादसा हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा, ये ही सोचकर मेरी रूह कांप रही है। हम तो नहीं मरने वाले। मॉल का एक आदमी दूसरे आदमी से बोला। हाँ भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैं तो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए तोहफे खरीदने के लिए आया था। मेरी तो सोचते ही मेरी रूह कांप गई। पहला आदमी उससे बोला, अगर मुझे कुछ हो जाता तब मेरे परिवार का क्या होता? दूसरा आदमी भी यही कहता है। अब तक विक्रम का रूम और भी बाहर से जिनके डोर बंद थे सभी के डोर अनलॉक कर दिए गए थे। विक्रम, जीवेश और उसके बॉडीगार्ड रूम से बाहर निकल कर आए। वो तुरंत नीचे उसी तरफ पहुंचे पर उसने अपने मुंह पर मास्क लगा लिया था। विक्रम को शो ऑफ करना पसंद नहीं था। विक्रम ने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को देख लिया था। वो सभी इस मॉल में शॉपिंग के लिए आए हैं, जिससे उसे कोई पहचान न ले। वो भी उसी जगह खड़े होकर मॉल के चारों तरफ देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। विक्रम मास्क लगे हुए किसी को ढूंढ रहा था। वहीं विक्रम के सामने ईवा और रूही खड़ी थी। रूही, क्या ये विक्रम सर है? मास्क के अंदर मुझे तो विक्रम सर ही नजर आ रहे हैं। ईवा, हाँ रूही, मुझे भी विक्रम सर ही नजर आ रहे हैं। रूही, अगर ये विक्रम सर है तो ये इनके साथ बॉडीगार्ड जैसे दिख रहे ये आदमी कौन है जो इनके साथ खड़े हैं? और ये चारों तरफ किसे देख रहे हैं? मालूम नहीं, ईवा बोली। अंडरस्को तभी विक्रम की नज़र ईवा पर पड़ती है, क्योंकि वो अभी ईवा को ही ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र ईवा पर पड़ती है। वो उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा था, और उसे देखते हुए अपने मन में ये उस फाइटर गर्ल की तरह क्यों दिख रही है? जब मैंने उस फाइटर गर्ल को फाइट करते हुए उसका मास्क नीचे खिसका गया था तब भी मेरे जहन में ईवा का चेहरे का ख्याल आया। और अब मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे इसके अंदर फाइटर गर्ल नजर आ रही है। क्या ये इत्तेफाक है? फिर ईवा को देखते हुए इसका रंग तो सांवला है और आंखों पर मोटे लेंस का चश्मा, पर उस फाइटर गर्ल का रंग बहुत ही दूध से भी ज्यादा गोरा, सूरज की तरह चमकता हुआ, पर चेहरे का नक्शा इसी की तरह दिख रहा था। 5 मिनट ईवा को निहारने के बाद अपने सेंस से बाहर आता है जब विक्रम को जीवेश आवाज देता है। सर, आप सुन रहे हैं ना? खून। विक्रम अपनी सेंस से बाहर आता है। वो क्या ना सर, सभी मॉल से जा रहे हैं, पर अभी पुलिस कमिश्नर जी यही है। क्या आप उनसे मिलना चाहोगे? और क्या आप उस मिस्टीरियस गर्ल को भी देखना चाहेंगे? हालांकि वो अब एक भी ब्लैक मास्क धारी नजर नहीं आ रहे।
वो सभी तो जब ही गायब हो गए जब उस फाइटर गर्ल ने टेररिस्ट के लीडर को मौत के मुंह में डाल दिया था। कमिश्नर साहब सीसीटीवी चेक करवा रहे हैं। टेररिस्ट ने तो पहले ही सारे कैमरे बंद करवा दिए थे। वो फिर भी ये चेक करवा रहे हैं कि शायद कोई कैमरा छूट गया हो। मैंने अभी वहीं जाकर पता लगवाया है। अब मॉल से अब सभी धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे। जब सभी जा रहे थे, रीमा, रैना, रिचा और अंजलि रूही और ईवा के पास आए और कहा चलो अब हॉस्टल चलते हैं। रिचा और अंजलि अपने घर निकल गई, उनके घर यही पास में थे। रौनक फिर से अपनी क्लासमेट से गले लगकर अपने दोस्तों के साथ अपने घर निकल जाता है। मनीषा भी अपनी दोस्तों के साथ निकल जाती है। ईवा अपनी रूममेट के साथ हॉस्टल के लिए निकल जाती है। रात बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत थकी हुई भी है, इस वक्त उन्हें हॉस्टल में खाना तो मिलेगा नहीं। वो बाहर से ही स्ट्रीट फूड खाकर हॉस्टल के कमरे में आकर अपने अपने शो पर फेंक कर अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। वो दोनों तो सो जाती है। ईवा और रूही की आंखों में नींद नहीं थी। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स। 19 सरप्राइज। अब आगे ईवा और रूही की आंखों में नींद नहीं थी। वो आज का मॉल में हुए इंसिडेंट के बारे में सोचती है और आज जो भी हुआ था उनकी आंखों में एक फिल्म की तरह घूमने लगता है। ईवू, अगर आज हम दोनों वहां नहीं होती तो क्या होता? रूही बोलती है। ईवा, कुछ नहीं होता। अब तो सब सही हो गया। सबसे बड़ी बात ये, किसी को भी कोई चोट या एक भी खरोंच नहीं आई। हाँ, सही कहा तुमने, किसी को भी चोट और खरोंच नहीं आई। जहां हम हो वहां कुछ हो ही नहीं सकता। रूही मुस्करा कहती हैं। रूही उसकी तरफ देखकर, ईवू तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं अपने क्लास टीचर विक्रम सर के बारे में। वो विक्रम सर ही थे ना, उस भीड़ में? हाँ, शायद वो विक्रम सर ही थे, मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। ईवू, क्या उनके साथ वो इतने सारे बॉडीगार्ड उनके ही थे? पता नहीं, शायद उनके ही हों। पर आज मॉल में वो मुझे बड़े गौर से देखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। उनकी सिर्फ आंखों से पता चल रहा था जैसे मुझ में किसी को ढूंढ रहे हो। ईवा कहती हैं। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। ऐसे न बातें करते हुए दोनों ने जाने कब सो जाती है। रूम में ही दूसरी तरफ रीमा और रैना सो रही थी, जैसे कितनी बेफिक्र हो। इधर मॉल में पुलिस अब तक तैनात थी। मॉल से पब्लिक और वहां के कर्मचारी सब जा चुके थे। अब वहां सिर्फ विक्रम, जीवेश, उसके बॉडीगार्ड और पुलिस थी। पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखे हुए थे। उन्हें सख्त ऑर्डर थे, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा पुलिस की यहां तैनाती लगी रहेगी। सभी अधिकारी जा चुके थे। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर को सख्त आदेश दिया गया था, ब्लैक मास्कधारियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जिन्होंने देश की इतनी बड़ी मदद करी, वो अचानक कहां गायब हो गए? ये बड़ी हैरत की बात थी। पलक झपकते ही सभी गायब हो गए। मॉल तो मॉल के लोग, लाइव टेलीकास्ट में देखने वाले भी हैरान थे। जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने भी उन लोगों को देखा था। अब वहां कोई नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी बात, जो टेररिस्ट के लीडर से बेखौफ लड़ रही थी, और पलक झपकते ही लीडर को उसने चित कर दिया था। सबसे पहले वो ही गायब हुई थी। आखिर कौन थी वो? सभी आपने मन में सोचते हैं। पुलिस ने बहुत छानबीन की, उन्हें एक कैमरा भी मिल गया था, पर उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ऐसा लग रहा है उसमें रिकॉर्डिंग थी, पर उसे देखने से पहले ही मिटा दी गई है। जैसे कोई उसे दूर से ही उसे कैमरे को हैक करके फुटेज मिटा दी है। सभी इस बात से हैरान और परेशान थे। अब विक्रम और जीवेश भी परेशान होने लगे। उन्हें भी अब कुछ हाथ नहीं लगा। जीवेश सर, अब घर चलना चाहिए। अब हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। शायद आप सही कह रहे हैं। काफी वक्त हो चुका है, हमें अब घर चलना चाहिए, विक्रम ने कहा। विक्रम अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। सारंग आज होटल ना जाकर अपने घर ही रहता है। वो जानता है आज के हुए इंसिडेंट की वजह से मनीषा होटल नहीं जाएगी। क्या मुझे इस वक्त मनीषा को फोन करना चाहिए? अपने मन में सोचते हुए। हाँ, मुझे फोन करना चाहिए। वो कैसी है? सारंग मनीषा को फोन लगाता है। मनीषा एक ही रिंग में फोन उठा लेती हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या तुम ठीक हो? इधर आवाज आए, हाँ मैं ठीक हूँ, मनीषा ने जवाब दिया। मुझे मालूम है आज के हुए हादसे से तुम डरी हुई होगी। अब तुम आराम करो, कल कॉलेज में मिलते हैं। मनीषा भी ज्यादा कुछ नहीं बोली। फोन लैंप टेबल पर रख दिया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। रौनक भी अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटकर आज के इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए। उसके दिमाग आज की उन ब्लैक मास्कधारी की लड़ाई जो एक फिल्म की तरह से चल रही थी।
किस तरह से ब्लैक मास्कधारियों ने कितनी साइलेंट तरीके के साथ आतंकवादियों को मार डाला, पलक झपकते ही आतंकियों की लाशों का ढेर लगा दिया। और वो लड़की सर से लेकर पूरी कवर थी। और वो उस टेररिस्ट के लीडर से फाइट कर रही थी। कितनी अमेजिंग फाइट थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही हो। फिर वो ईवा के लिए सोचता है, क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, जबकि वो तो सांवले रंग की है। पर कुछ भी कहो, उसके चेहरे का नक्शा बहुत सुंदर है। हाँ, अपने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाकर रखती है। मैं कितना घबरा गया था जब वो वहां से गायब हो गई थी। ऐसे ही सोचते हुए पता नहीं वह कब सो जाता है, उसे भी पता नहीं चलता। विक्रम अपने अपार्टमेंट में आकर जीवेश से कहता है, जीवन, कल आप एक विला खरीदने की तैयारी करो। और वो लग्जरियस के साथ हाई टेक्निक से बना हो। अब हमें एक विला खरीद लेना चाहिए। तो क्या सर, आपको आपकी मंजिल मिल गई, जिसकी वजह से आपको विला खरीदना पड़ रहा है? जीवेश ने सवाल किया। अभी तो नहीं, पर हमारे दिल की धड़कन कहती हैं वो हमें अब जल्दी मिल जाएंगी। जीवेश, अब मैं इस मुंबई शहर में ही रहना चाहता हूँ। और मुझे मेरी मंजिल यहीं मिलेंगी। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। सर, मॉल में आज के हादसे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरप्राइज हूँ मैं उन ब्लैक मास्कधारियों से। जो पलक झपकते ही सभी ब्लैक मास्कधारियों ने कितनी खामोशी से आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे ज्यादा उस लड़की ने, जो जबरदस्त फाइट की थी। उसने हर किसी को इतना सरप्राइज कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। किसी ने भी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हाँ सर, चलो सर, पहले आप डिनर कर लीजिए। मैंने मेड से सभी के लिए डिनर बनाने को बोल दिया था। डिनर रेडी है, पहले आप डिनर कर लीजिए। विक्रम और जीवेश साथ में डिनर करते हैं। जीवेश ने बॉडीगार्ड के लिए भी दूसरे रूम में कह दिया था वो भी अपना डिनर कर ले। बॉडीगार्ड खाना खाते हुए आपस में बात करते हुए, हमारे विक्रम सर कितने काइंडेड है, जो सबकी परवाह करते हैं। दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, हाँ, हमारे सर बहुत काइंडली है। और मुस्कराते हुए सभी डिनर करते हैं। डिनर के बाद सभी से विक्रम कहते हैं अंडरस्को, अच्छा ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने अपार्टमेंट में जाओ और उन बॉडीगार्ड से भी कह दो वो भी जाकर आराम करें। ओके सर, इतना कहकर वो पहले बॉडीगार्ड से भी जाने को कह देता है। फिर वो भी अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। विक्रम अपने बेड पर आकर अपने मन में सोचते हुए, उसकी आंखों में मास्क से हटा हुआ उसका खूबसूरत चेहरा और गोड कितनी खूबसूरत थी। क्या मेरी कैथी भी इतनी ही खूबसूरत होगी, जो अच्छे अच्छे को मोहित कर दे, उसे देखकर जीना ही भूल जाए। कौन हो तुम? मुझे तुम्हें ढूंढना है, तुम अब मेरे दिमाग में बस गई हो। क्या फाइटिंग स्किल थी, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल नहीं देखी। ब्रूस ली को भी मार दे जाए। कुछ भी कहो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर ऐसा ही सोचते हुए न जाने किस पहर वो सो जाता है। बाकी का अगले भाग में, ईवा और रूही की आंखों में नींद नहीं थी। वो आज का मॉल में हुए इंसिडेंट के बारे में सोचती है और आज जो भी हुआ था उनकी आंखों में एक फिल्म की तरह घूमने लगता है। ईवू, अगर आज हम दोनों वहां नहीं होती तो क्या होता? रूही बोलती है, इवाहून, कुछ नहीं होता। अब तो सब सही हो गया। सबसे बड़ी बात ये, किसी को भी कोई चोट या एक भी खरोंच नहीं आई। हाँ, सही कहा तुमने, किसी को भी चोट और खरोंच नहीं आई। जहां हम हो वहां कुछ हो ही नहीं सकता। रूही मुस्करा कहती हैं। रूही उसकी तरफ देखकर, ईवू, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं अपने क्लास टीचर विक्रम सर के बारे में। वो विक्रम सर ही थे ना, उस भीड़ में? हाँ, शायद वो विक्रम सर ही थे, मैं ये बात पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। ईवू, क्या उनके साथ वो इतने सारे बॉडीगार्ड उनके ही थे? पता नहीं, शायद उनके ही हों। पर आज मॉल में वो मुझे बड़े गौर से देखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। उनकी सिर्फ आंखों से पता चल रहा था जैसे मुझ में किसी को ढूंढ रहे हो। ईवा कहती हैं, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। ऐसे न बातें करते हुए दोनों ने जाने कब सो जाती है। रूम में ही दूसरी तरफ रीमा और रैना सो रही थी, जैसे कितनी बेफिक्र हो। इधर मॉल में पुलिस अब तक तैनात थी। मॉल से पब्लिक और वहां के कर्मचारी सब जा चुके थे। अब वहां सिर्फ विक्रम, जीवेश, उसके बॉडीगार्ड और पुलिस थी। पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखे हुए थे। उन्हें सख्त ऑर्डर थे, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा पुलिस की यहां तैनाती लगी रहेगी। सभी अधिकारी जा चुके थे। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस कमिश्नर को सख्त आदेश दिया गया था, ब्लैक मास्कधारियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। जिन्होंने देश की इतनी बड़ी मदद करी, वो अचानक कहां गायब हो गए? ये बड़ी हैरत की बात थी। पलक झपकते ही सभी गायब हो गए। मॉल तो मॉल के लोग लाइव टेलीकास्ट में देखने वाले भी हैरान थे।
जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्होंने भी उन लोगों को देखा था। अब वहाँ कोई नहीं दिख रहा। सबसे बड़ी बात, जो टेररिस्ट के लीडर से बेखौफ लड़ रही थी, और पलक झपकते ही लीडर को उसने चित कर दिया था। सबसे पहले वो ही गायब हुई थी। आखिर कौन थी वो, सभी आपने मन में सोचते हैं। पुलिस ने बहुत छानबीन की, उन्हें एक कैमरा भी मिल गया था, पर उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ऐसा लग रहा है उसमें रिकॉर्डिंग थी, पर उसे देखने से पहले ही मिटा दी गई है। जैसे कोई उसे दूर से ही उसे कैमरे को हैक करके फुटेज मिटा दी है। सभी इस बात से हैरान और परेशान थे। अब विक्रम और जीवेश भी परेशान होने लगे। उन्हें भी अब कुछ हाथ नहीं लगा। जीवेश सर, अब घर चलना चाहिए। अब हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। शायद आप सही कह रहे हैं। काफी वक्त हो चुका है, हमें अब घर चलना चाहिए, विक्रम ने कहा। विक्रम अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। सारंग आज होटल ना जाकर अपने घर ही रहता है। वो जानता है आज के हुए इंसिडेंट की वजह से मनीषा होटल नहीं जाएगी। क्या मुझे इस वक्त मनीषा को फोन करना चाहिए, अपने मन में सोचते हुए। हाँ, मुझे फोन करना चाहिए। वो कैसी है? सारंग मनीषा को फोन लगाता है। मनीषा एक ही रिंग में फोन उठा लेती हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या तुम ठीक हो? इधर आवाज आए, हाँ मैं ठीक हूँ। मनीषा ने जवाब दिया, मुझे मालूम है आज के हुए हादसे से तुम डरी हुई होगी। अब तुम आराम करो, कल कॉलेज में मिलते हैं। मनीषा भी ज्यादा कुछ नहीं बोली। फोन लैंप टेबल पर रख दिया और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। रौनक भी अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटकर आज के इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए। उसके दिमाग आज की उन ब्लैक मास्कधारी की लड़ाई जो एक फिल्म की तरह से चल रही थी। किस तरह से ब्लैक मास्कधारियों ने कितनी साइलेंट तरीके के साथ आतंकवादियों को मार डाला, पलक झपकते ही आतंकियों की लाशों का ढेर लगा दिया। और वो लड़की सर से लेकर पूरी कवर थी, और वो उस टेररिस्ट के लीडर से फाइट कर रही थी। कितनी अमेजिंग फाइट थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही हो। फिर वो ईवा के लिए सोचता है, क्यों मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, जबकि वो तो सांवले रंग की है। पर कुछ भी कहो, उसके चेहरे का नक्शा बहुत सुंदर है। हाँ, अपने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाकर रखती है। मैं कितना घबरा गया था जब वो वहां से गायब हो गई थी। ऐसे ही सोचते हुए पता नहीं वह कब सो जाता है, उसे भी पता नहीं चलता। विक्रम अपने अपार्टमेंट में आकर जीवेश से कहता है, जीवन, कल आप एक विला खरीदने की तैयारी करो, और वो लग्जरियस के साथ हाई टेक्निक से बना हो। अब हमें एक विला खरीद लेना चाहिए। तो क्या सर, आपको आपकी मंजिल मिल गई, जिसकी वजह से आपको विला खरीदना पड़ रहा है? जीवेश ने सवाल किया। अभी तो नहीं, पर हमारे दिल की धड़कन कहती हैं वो हमें अब जल्दी मिल जाएंगी। जीवेश, अब मैं इस मुंबई शहर में ही रहना चाहता हूँ, और मुझे मेरी मंजिल यहीं मिलेंगी। ठीक है सर, ऐसा ही होगा। सर, मॉल में आज के हादसे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरप्राइज हूँ मैं उन ब्लैक मास्कधारियों से, जो पलक झपकते ही सभी ब्लैक मास्कधारियों ने कितनी खामोशी से आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे ज्यादा उस लड़की ने जो जबरदस्त फाइट की थी। उसने हर किसी को इतना सरप्राइज कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। किसी ने भी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हाँ सर, चलो सर, पहले आप डिनर कर लीजिए। मैंने मेड से सभी के लिए डिनर बनाने को बोल दिया था। डिनर रेडी है, पहले आप डिनर कर लीजिए। विक्रम और जीवेश साथ में डिनर करते हैं। जीवेश ने बॉडीगार्ड के लिए भी दूसरे रूम में कह दिया था, वो भी अपना डिनर कर ले। बॉडीगार्ड खाना खाते हुए आपस में बात करते हुए, हमारे विक्रम सर कितने काइंडेड है, जो सबकी परवाह करते हैं। दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, हाँ हमारे सर बहुत काइंडली है। और मुस्कराते हुए सभी डिनर करते हैं। डिनर के बाद सभी से विक्रम कहते हैं अंडरस्को, अच्छा ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने अपार्टमेंट में जाओ और उन बॉडीगार्ड से भी कह दो वो भी जाकर आराम करें। ओके सर, इतना कहकर वो पहले बॉडीगार्ड से भी जाने को कह देता है। फिर वो भी अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। विक्रम अपने बेड पर आकर अपने मन में सोचते हुए, उसकी आंखों में मास्क से हटा हुआ उसका खूबसूरत चेहरा और गोड कितनी खूबसूरत थी। क्या मेरी कैथी भी इतनी ही खूबसूरत होगी, जो अच्छे अच्छे को मोहित कर दे, उसे देखकर जीना ही भूल जाए। कौन हो तुम? मुझे तुम्हें ढूंढना है, तुम अब मेरे दिमाग में बस गई हो। क्या फाइटिंग स्किल थी, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल नहीं देखी। ब्रूस ली को भी मार दे जाए। कुछ भी कहो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर ऐसा ही सोचते हुए न जाने किस पहर वो सो जाता है। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स, च20 गोसिप URL। अब आगे। अगले दिन
चारों तरफ कल के मॉल में हुए इंसिडेंट के खबर न्यूज़पेपर, टीवी और इंटरनेट से फैली हुई है। चारों तरफ सिर्फ कल के मॉल के इंसिडेंट की ही चर्चा हो रही है। सभी तैयारी होकर आज समय पर कॉलेज आ गए हैं। आज कॉलेज में भी कल के हुए हादसे की मॉल के बारे में ही चारों तरफ चर्चा हो रही थी। स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी आपस में बातें करते हुए दिख रहे हैं। कॉलेज के सपोर्ट कोर्ट में कुछ बच्चों का झुंड बना हुआ है और आपस में बात करते हुए। कल आप लोगों ने क्या टीवी में देखा था? कल मॉल को किस तरह आतंकवादियों ने मॉल को हाईजैक कर लिया था? हाँ, मैंने भी देखा था, मेरे साथ तो मेरा पूरा घर भी टीवी पर एकटक लगातार उस हादसे को देख रहा था। दूसरा स्टूडेंट बोला। उन्हीं में से फिर एक बोला, उस मॉल में कम से कम पब्लिक 600 के करीब थी। हाँ, मैं कई बार उस मॉल में शॉपिंग के लिए गया हूँ। मैंने देखा है, मॉल भी तो कितना बड़ा है। और आतंकवादी भी कम से कम 200 के करीब होंगे। वो सभी ग्रीन यूनिफॉर्म और सर पे बड़े ब्लैक रुमाल बांधे हुए थे। तभी तीसरा, हाँ मैंने भी देखा, और भाई वो आतंकवादी बड़े बड़े हथियारों से लैस थे। साथ में सबके पास गोले बारूद भी थे। कितने खतरनाक थे वो लोग। दूसरी तरफ टीचर स्टाफ रूम में। एक टीचर दूसरी टीचर से कहती हैं, क्या तुम लोगों ने कल मॉल में हुए हादसे को देखा था? हाँ, हमने भी टीवी में देखा था मॉल में हुए हादसे को। मैं तो बहुत डर गई थी। कल का हादसा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। पर एक बात तो है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो थी ब्लैक मास्कधारी जो कि मॉल में बचाने के लिए आ गए थे। क्या नजारा था। मेरा तो पूरा परिवार टीवी को देख रहे थे और वो सब मॉल की पब्लिक के लिए दुआ कर रहे थे कि किसी के साथ भी कुछ बुरा ना हो, और भगवान से दुआ कर रहे थे इस बार सरकार जल्दी ही कोई एक्शन ले। वो क्या ना, सच्चाई छिपी नहीं सकती। पुलिस जब ही आती है, जब हादसा हो जाता है, फिर बाद में सबूतों को ढूंढती फिरती है। हाँ, मिश्रा जी आप सही कह रहे हैं। पर मैडम जी कल के हुए इंसिडेंट में सबूत वाली तो कोई बात ही नहीं है। कल के मॉल में हुए हाईजैक के बारे बातें हो रही है। शायद आप लोग भूल रहे हैं, कल जब आतंकियों का लीडर अपने सरदार को छुड़वाने के लिए कह रहा था, इस 1 घंटे में अगर उनके सरदार को नहीं छोड़ा गया तो हम एक एक इस मॉल के सभी आदमियों को मौत के घाट उतार देंगे और तोहफे के रूप में भारत सरकार को भेज देंगे। और अगर सरकार ने जरा भी हमसे चालाकी की तो हम अंजाम नहीं देखेंगे। इस मॉल को गोले बारूद से उड़ा देंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मारे जाएंगे। उनकी ये बातें सुनकर और उस नज़ारे को देखकर हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमारी तो आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या होगा इन लोगों का, क्या फिर से तबाही होगी? तभी फिर वही स्टाफ और एक टीचर बोला अंडरस्को। हाँ, शायद जितने भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, सबके मन में आंखों में आंसू लिए भगवान प्रे कर रहे थे, भगवान बचा ले और कोई हादसा ना हो, कोई भी ना मारा जाए, जिनमें मैं और मेरा परिवार भी था, दुआ करने वाला। तभी वहीं एक टीचर और बोली अंडरस्को। और देखो भगवान ने सभी की सुन भी ली। उसी आधा घंटे में मॉल में चमत्कार हो गया। न अविश्वसनीय करने वाली घटना हो गई। वहीं 50 से 60 ब्लैक धारियों ने पासा पलट दिया। उन लोगों ने वहां आकर 5 मिनट में आतंकियों की बाजी पलट दी। तभी एक लेडी टीचर बोली, हाँ उन्होंने पलक झपकते ही 15 से 20 मिनट में आतंकियों के लाशों के ढेर लगा दिए। वहीं सामने से 2 टीचर अंदर आते हुए, क्या आपने एक और इंसिडेंट नहीं देखा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेड, एक पतली दुबली सी लड़की ने किस तरह उन आतंकवादियों के सरदार को मार रही थी? आप लोगों ने उसे मारते हुए नहीं देखा? हाँ हमने देखा। चौथा टीचर बोला अंडरस्को। वहीं कॉलेज के फील्ड में झुंड लगाकर कुछ स्टूडेंट्स भी वही मॉल वाली चर्चा कर रहे थे। हाँ क्या फाइट थी यार, लड़की की फाइट थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुर्गा माँ का अवतार। आतंकियों का लीडर जरा भी उसे टच नहीं कर पा रहा था और उस मास्क वाली फाइटर गर्ल को एक भी पंच नहीं लग रहा था। फाइटर गर्ल की मूवमेंट इतनी फास्ट थी, लीडर उसे पंच मार ही नहीं पा रहा था। हाँ, हम सभी ने देखा उस मास्क वाली लड़की को पीछे से आते हुए, और स्टूडेंट्स बोले, ऐसा लग रहा है आज पूरा कॉलेज जैसे आज पढ़ने नहीं आया है। वो कल मॉल के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी गॉसिप के लिए आया है। कॉलेज की बेल बजती है, तभी सभी स्टूडेंट्स अपने होश में आते हैं। सभी अपनी अपनी जगह से उठकर क्लास में चले जाते हैं। कॉलेज की घंटी बजने से कुछ समय पहले विक्रम की भी कार आती है। वो सबसे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है। इधर ईवा की क्लास में भी वही कल वाली मॉल की चर्चा हो रही है। जो बच्चे कल मॉल में शॉपिंग के लिए नहीं गए थे, वो सभी उनसे पूछते हैं जो कल उस मॉल के बारे में, कल वहां क्या क्या हुआ था। एक लड़का रिचा से पूछता है, रिचा कल तुम मॉल में शॉपिंग के लिए गई थी?
हाँ, मैं शॉपिंग के लिए गई थी। ऋचा, हाँ हमने देखा था। तो क्या तुमने उस फाइटर गर्ल की फाइट को अपनी आंखों से देखा था? हाँ, हमने उसे आतंकियों के साथ लड़ते हुए देखा था। क्या फाइट कर रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही हो। हाँ, मैंने भी देखा उस लड़की को लड़ते हुए। एक्साइटेड होकर रूही बोली अंडरस्को। तो क्या तुम भी वही थी? वो लड़का रूही की तरफ से मुड़कर बोला। हाँ, हमारे साथ ही वाह, रीमा, रैना और अंजलि भी थी। और साथ में रौनक और उसके दोस्त भी वही थे। अच्छा, तो रौनक भी वही था। रौनक, तुम भी वहाँ शॉपिंग के लिए गए थे? हाँ, हम सभी अपने आने वाली फ्रेशर पार्टी के लिए खरीदारी करने गए थे। और कुछ अपनी पर्सनल चीजें भी लेने गए थे। हम लोगों ने अपनी शॉपिंग कर ही पाए थे। जैसे ही हमने अपना बिल पेमेंट ही किया था, तभी मॉल के अंदर 5 मिनट में ही हम लोगों को हाईजैक कर लिया था। रौनक ने बताया अंडरस्को। हम तो सभी डर से घबरा गए थे। जिस तरह से उन लोगों ने हम पर हाईजैक किया था, तब उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे शायद ही अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। बाकी का अगले भाग में। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करो। फोल्डेड हैंड्स।